नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजसमंद के मजेरा में आधी रात चोरों का आतंक, लाखों का सामान पार, पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। उदयपुर की झीलों की खूबसूरती के बीच खतरा, फतेह सागर ओवरफ्लो पर रील बनाने का जुनून, युवक युवतियां जान जोखिम में डालकर कर रहे स्टंट। उदयपुर सेक्टर 9 में कचरा डैम्पों की लापरवाही से लोग परेशान, निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। अब खबरें विस्तार से। राजसमंद जिले के देलवाड़ा थाना क्षेत्र के मजेरा कस्बे में रविवार देर रात चोरों ने धावा बोलकर लाखों का सामान पार कर लिया। आधी रात के बाद करीब 1:30 से 2 बजे के बीच 3 अज्ञात चोरों ने अलग अलग स्थानों पर वारदातों को अंजाम दिया। चोरों ने पहले नाकोड़ा कॉलोनी व गांव के मकानों को निशाना बनाया और उसके बाद मजेरा चौराहे पर एक दुकान को तोड़ डाला। इन घटनाओं से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के अनुसार नाकोड़ा कॉलोनी निवासी तेजराज राठौड़, प्रकाश परमार और गांव निवासी संपत गुंदरेचा के मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने मकानों के ताले तोड़कर भीतर घुसते हुए अलमारी व पेटियों में रखे सोने चांदी के जेवर और नकदी चुरा लिए। परिवारजनों को घटना का पता सुबह लगा, जब वे जागे ताले टूटे हुए और सामान बिखरा पड़ा मिला। ग्रामीणों के मुताबिक चोरों ने योजनाबद्ध तरीके से वारदात की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरी की गतिविधियां कैद हुई है, जिन्हें पुलिस ने कब्जे में लिया है। इसी दौरान मजेरा चौराहे पर स्थित एक मोबाइल व रेडीमेड कपड़ों की दुकान को भी चोरों ने निशाना बनाया। चोर दुकान का शटर उखाड़कर भीतर घुसे और वहां रखी नकदी व कीमती सामान पार कर ले गए। सुबह जब दुकानदार दुकान पर पहुंचा तो शटर टूटा हुआ मिला और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। लोगों ने बताया कि पुलिस गश्त की कमी के चलते चोरों के हौसले बुलंद है। सूचना मिलते ही देलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिए हैं तथा आसपास के संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि बीते कुछ समय से मजेरा व आसपास के इलाकों में चोरी की घटनाएं बढ़ गई है। लोगों ने रात में गश्त बढ़ाने और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इन वारदातों के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। लोग अब अपने घरों और दुकानों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्द ही चोर पकड़ में नहीं आए तो वे पुलिस थाना घेराव करेंगे। उदयपुर झीलों की नगरी उदयपुर इन दिनों प्राकृतिक खूबसूरती से सराबोर है। चारों ओर झमाझम बरसात के बाद झीलें लबालब हो उठी है। फतेह सागर झील का ओवरफ्लो इन दिनों सैलानियों और स्थानीय लोगों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण बना हुआ है। दूर दूर से आने वाले पर्यटक यहाँ झरने जैसे बहते पानी का नजारा देखने और यादगार पल कैमरे में कैद करने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन इन खूबसूरत नजारों के बीच एक खतरनाक तस्वीर भी सामने आ रही है। झील किनारे घूमने आने वाले युवाओं में रिस्क लेकर रील बनाने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने की होड़ और फॉलोअर्स बढ़ाने की चाहत में कई युवक युवतियां अपनी जान जोखिम में डालकर स्टंट कर रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फतेह सागर झील के किनारे का एक दृश्य वहां मौजूद लोगों की सांसें रोक देने वाला था। पत्थर की संकरी बस्सियों पर एक युवा एक छोर से दूसरे छोर तक टहलते हुए अपनी बहादुरी दिखाने में जुटा था। ठीक नीचे खड़ा उसका साथी मोबाइल कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था।
पानी की गहराई और फिसलन भरे पत्थरों के बीच जरा सी असावधानी एक बड़ी दुर्घटना का सबक बन सकती थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ समय से इस तरह का ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है। अक्सर शाम को और छुट्टियों के दिनों में फतेह सागर और पिछोला झील के किनारों पर युवाओं का समूह रील बनाते नजर आता है। ये रील्स देखने में आकर्षक जरूर लगती है, लेकिन इनके पीछे छिपा खतरा हर किसी को नजर नहीं आता। आज के डिजिटल युग में युवाओं के लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और अपने वीडियो वायरल करना एक जुनून बन चुका है। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर पॉपुलर होने की चाहत उन्हें निडर बना रही है, लेकिन अक्सर ये लाइक्स और फॉलोवर्स की चाहत उन्हें लापरवाह कर देती है। पानी के तेज बहाव वाले किनारे खड़े होकर सेल्फी लेना, फिसलन भरी चट्टानों पर चढ़ जाना या फिर झील के किनारे स्टंट करना सब जानलेवा साबित हो सकता है। पुलिस और प्रशासन की भी समय समय पर इस तरह की हरकतों से बचने की भी अपील करता आया है। इसके बावजूद भी लापरवाह युवाओं पर इसका खास असर नहीं दिख रहा। सोशल मीडिया पर प्रसिद्ध पाने के लिए खतरा मोल लेना किसी भी सूरत में समझदारी नहीं। प्रशासन को भी इस दिशा में सख्ती दिखाने और झील किनारे निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि किसी अनहोनी को रोका जा सके। उदयपुर के सेक्टर 9 हिरणमगरी में रहने वाले लोग इन दिनों बेहद परेशान हैं। वजह है नगर निगम की ओर से कचरा गाड़ियों की पार्किंग के लिए लिया गया एक प्लॉट। यहाँ खड़ी गाड़ियों से न सिर्फ गंदगी और बदबू फैल रही है, बल्कि मच्छरों और मक्खियों की भरमार ने बीमारियों का खतरा भी बढ़ा दिया है। स्थानीय लोग बताते हैं कि गाड़ियों से निकलने वाला गंदा पानी और कीचड़ पूरे रास्ते भर फैल जाता है। शिकायतें कई बार अधिकारियों तक पहुंची, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। अब निवासियों ने प्लॉट को खाली कराने की मांग की है। उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 9 की कॉलोनी इन दिनों कचरा गाड़ियों की पार्किंग से परेशान है। नगर निगम ने इस क्षेत्र में एक प्लॉट किराए पर लिया है, जहां रोजाना करीब 80 टेम्पो खड़े होते हैं। इन गाड़ियों से निकलने वाला गंदा पानी और कीचड़ कॉलोनी की सड़कों पर फैल जाता है। नतीजा यह है कि क्षेत्र में हर वक्त बदबू बनी रहती है और लोगों का चलना फिरना तक मुश्किल हो गया है। स्थानीय निवासी पूनम का कहना है कि गाड़ियों की वजह से मच्छरों और मक्खियों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। वहीं निर्मल चौधरी ने बताया कि ड्राइवर न सिर्फ यहाँ गाड़ियों को धोते हैं, बल्कि कई बार शराब पीकर हंगामा भी करते हैं। गाड़ियों के इंजन की आवाज रात भर गूंजती रहती है, जिससे लोगों की नींद तक खराब हो जाती है। क्षेत्र के अन्य लोगों का कहना है कि कॉलोनी वासी इस समस्या को लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हालात ये है कि अब इस गंदगी और शोरगुल से कॉलोनी का वातावरण बिगड़ गया है और संपत्तियों के दाम भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि इस प्लॉट को तुरंत खाली कराया जाए और कचरा गाड़ियों की पार्किंग किसी सुनसान या गैर आवासीय इलाके में शिफ्ट की जाए। निवासियों का कहना है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मुद्दे को आंदोलन का रूप देंगे। सर, मेरा नाम कय्यूम अहमद है। मैं सेक्टर 9 ब्लॉक में 80 फीट रोड पे रहता हूँ। ये मेरा मकान है। मकान के पास में ही 2 बाड़े बने हुए हैं, जिसके अंदर नगर परिषद ने कोई कॉन्ट्रैक्टर को इसका दे रखा है, टेम्पो का ठेका दे रखा है, जो यहाँ पार्किंग करते हैं और मनमर्जी करते हैं। और सुबह ही 5 बजे ही हमें सबको उठा देते हैं, उठ जाते हैं, धाधु होती है सुबह। इसलिए और मच्छर और मक्खियों का प्रकोप और बदबू आ रही है। मेरा नाम निर्मला चौधरी है। हाँ, मेरे जस्ट सामने एक नागेंद्र करके प्रॉपर्टी वो है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसको इन्होंने नगर निगम ने ठेका दिया है। उन्होंने अपने टेम्पो कम से कम तादाद में 80 टेम्पो है, उनके 80 भी ड्राइवर हैं। वो भी आके यहीं मेरे घर के सामने गंदगी करते हैं, यहीं आके गंदगी को धोते हैं टेम्पो को। ज़्यादा उसको बोलते हैं तो कहते हैं नगर निगम में शिकायत कर दो।
तो आप बताओ अब क्या करना चाहिए, उसे खाली कराए। ये रेजिडेंसी एरिया है, रेजिडेंसी एरिया में अलाउ नहीं है कॉमर्शियल आप लाके टेम्पो यहाँ खड़े करो। बदबू आती है, बदबू भी आती है, बच्चे भी बाहर नहीं निकल सकते, हम भी नहीं घूम सकते, ड्राइवर और शराब पीते हैं। ड्राइवर शराब पी के। और दूसरी बात ये, रात को वो टून लगा के वो छोड़ देते हैं, वो घर घर की सफाई करने वाली टून होती है, कहते टेम्पो खराब हो गया तो चल रही, बंद नहीं हो रही है, हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है, 5 बजे चालू कर देते फाँपू। मैं 16 सी ब्लॉक सेक्टर 9 हिरन मगरी का निवासी हूँ। मेरे घर के जस्ट सामने एक प्लॉट है जो कि एसपी शर्मा साहब को बिलोंग करता है। उन्होंने नागेंद्र प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को किराए पे दे रखा है, जिसने कि नगर निगम पे जो कचरा उठाने वाले टेम्पो हैं, जो कि अपने घर का गंदा कचरा उठा के लाते हैं, और उसको किराए पे दे रखा है। और तकरीबन 80 से लेके 70 से लेके 80 टेम्पो रोज़ किराए पे उस बाड़े में रहते हैं, और वो अपना कचरा उठाने या फेंकने के बाद में सफाई वहाँ आके करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत कचरा फैल गया है, गंदा पानी भरा पड़ा है, और इस मौसम में वहाँ पे मच्छर फैल रहे हैं, बदबू फैली हुई है, जो बीमारी होने का खतरा बढ़ा चुकी है बहुत ज़्यादा। प्लस उसकी वजह से जो लोग, हम लोगों की जो ये रेजिडेंशियल एरिया है, तो जो लोग वॉक करना चाहते हैं, जो सोशलाइज करना चाहते हैं, वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसकी वजह से हमारी कॉलोनी की जो वैल्यू है वो गिरती जा रही दिन ब दिन। प्लस जब हमने उनको कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप इसे खाली करवा दीजिए, तो उसके ऊपर वो कोई स्टेप नहीं ले रहे। अगर खाली ना कराएं, एटलीस्ट उस जगह को साफ रखें, ना उसका कोई मेंटेनेंस किया जा रहा है। ये यूआईटी की कॉलोनी है, और इसके ऊपर हम सरकार को टैक्स दे चुके हैं ऑलरेडी। हमने ये सारे जो है बिक्री के अंदर ये प्लॉट लिए हुए हैं। तो अब आप ही बताइए इसका क्या समाधान है। अब हम चाहते हैं कि आप इस पॉइंट को टेकअप कीजिए, जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसके ऊपर एक्शन ले, इससे एक एरिया खाली कराया जाए, और ये एक्शन जल्द से जल्द लिया जाए। नहीं तो क्या है, जो बीमारियां बढ़ रही है, प्लस जो हमारा जो सोशल कल्चर यहाँ का ख़राब हो रहा है, वो दिन ब दिन अति बिगड़ा जा रहा है। और अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज जो है वो हमें बताए कि हम क्या करें जिसकी वजह से ये खाली किया जाए। मेरा नाम पूनम है। हाँ। मैं यहाँ 80 फीट रोड पे रहती हूँ, और हमारे घर से 3-4 प्लॉट पहले एक बड़ा प्लॉट है जिसपे कि इन्होंने नगर निगम वालों की जो सफाई करने की गाड़ियां हैं, वो उनकी पार्किंग रहती है, उनको किराए पे दे रखा है। अब उसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो कचरे वाली गाड़ियां हैं, उनकी गंदगी तो रहती है, उसी को वो रोड पे धोते हैं, और पूरे रोड पे वो गंदा पानी, कीचड़ वाला, बदबू वाला फैलता रहता है। उसकी वजह से यहाँ पे वॉक करना भी मुश्किल हो गया है, आना जाना मुश्किल हो गया है, और पूरे में मच्छर, मक्खी, गंदगी फैल गई है बहुत ज्यादा। तो इस चीज से हम बहुत परेशान हैं, तो इसका हमें कोई निदान करवाइए। मेरा नाम डॉक्टर इंसाफ है। मैं सेक्टर 9 सवीना सी ब्लॉक में रहता हूँ। ये हमारे मकान के पास में जो सुबह सुबह कचरे की गाड़ियाँ जाती है, उन सबका स्टोरेज हाउस है। इस वजह से पूरी गली में, हमारे मकान में बदबू रहती है, मच्छरों का पूरा जमावड़ा हो रखा है, जिस वजह से बच्चों का, बड़ों का, सबका बीमार होने का खतरा है। हमें खिड़कियां बंद रखनी पड़ती है क्योंकि घरों में बहुत बदबू आती है गाड़ी की वजह से। सुबह जब जाती है, वापस आके जब स्टोर होती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। मकान के बाहर कीचड़, धूल, मिट्टी, और जो कचरा खाली होता है उसके बाद जो धोते हैं, उसी से। उदयपुर में कृषि विभाग ने आज फसली बीज उत्पादक कंपनी के गोदाम में छापा मार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। कृषि विभाग के सहायक निदेशक देवेंद्र प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि शहर के सवीना स्थित सचदेव सीड्स जेनेटिक कंपनी के गोदाम पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई में सामने आया कि कंपनी के पास बीज उत्पादक का लाइसेंस है, जो कि फर्म द्वारा कृषि आयुक्तालय स्तर पर गलत तथ्य पेश कर अर्जित किया गया था, जबकि फर्म देश से बाहर इटली से आयातित बीजों को मंगवाती और अपनी कंपनी के पैकेट में पैक करके किसानों को बेचने का काम कर रही थी। कार्रवाई में गोदाम से 25-25 किलो के पैकिंग में धनिया बीज के 87 कट्टे ऐसे हैं जो इटली की फर्म से आयोजित पैकिंग में है। वहीं 47 कट्टे ऐसे मिले जिसमें खुद की कंपनी के पैकेट में पैक करके बेचने की फिराक में थे, जहां खुद को उत्पादक, पैकिंग और वितरक बताया गया। साथ ही अधिकारियों को कुछ ऐसी कंपनियों के बीज भी मिले जिन्हें बेचने की परमिशन राजस्थान में नहीं है। इनकी बाजार कीमत करीबन 7.65 लाख रुपए है। इन्हें जब्त कर लिया गया है और इनके सैंपल लेकर राजकीय बीज प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भिजवाए जा रहे हैं।
ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि इस तरह से आयातित बीजों की बिक्री से किसानों को फसल खराब होगी तो किसान किसके पास जाएंगे। ये बीज उत्पादक फर्म है सचदेव सीड्स एंड जेनेटिक्स, जो उदयपुर में बीज का उत्पादन और बीज की पैकिंग कर रही है, जिसका माननीय कृषि मंत्री महोदय के जो ऑपरेशन डिकॉय है उसके बाद में इनकी सर्चिंग का हमारे को ऑर्डर मिला था, जिसके तहत पूर्व में भी इनके यहाँ सर्चिंग की गई थी। जिस टाइम सर्चिंग के अंदर इनका जो मटेरियल पाया गया था उसको सेल स्टॉप कर दिया गया था और सेल स्टॉप के बाद में इनके डॉक्यूमेंट्स सब मांगे गए थे और उन डॉक्यूमेंट्स को मिलने के बाद आज हम इनकी सैम्पलिंग और बाकी का जो फर्दर प्रोसेस है वो कर रहे हैं। इसके अंदर पाया गया कि इनके द्वारा धनिया की पैकिंग की जा रही है, जो धनिया का उत्पादन इनके यहाँ नहीं होता है, क्योंकि इन्होंने वहाँ आयुक्तालय स्तर पे जो रजिस्ट्रेशन करवाया उसमें ये बताया है कि उत्पादन ये खुद कर रहे हैं, जिसके अंदर इन्होंने ब्रीडर बताया अपनी तरफ से और उत्पादन क्षेत्र बताया है, जबकि मौके पे ये पाया गया है कि इटली की किसी फर्म के द्वारा ये मटेरियल दिल्ली में इंपोर्ट किया जाता है और वहाँ से फिर इनके द्वारा वहाँ से मंगवाया जा रहा है, जिसको अपनी पैकिंग के अंदर पैक करके और भेजा जा रहा है। कुछ मटेरियल इसके अलावा जेनेसिस और गगन सीड्स का यहाँ पाया गया, जो इनके रिटेल लाइसेंस के अंदर उसका कहीं कोई इंद्राज नहीं है। अतः ये टोटल मटेरियल जो है ये सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983 और सीड एक्ट 1966 का ऑफेंस है और उसी के तहत ये आज कार्रवाई की जा रही है। चित्तौड़गढ़ में 5 दिन पहले राशमी नदी में गूगल मैप के सहारे रास्ता खोजते हुए एक मारुति वैन परिवार सहित बह गई थी। इस हादसे में एक मासूम बच्ची लापता हो गई थी, जिसकी तलाश लगातार जारी थी। 5 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के बाद आखिरकार उदयपुर एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली और हादसे वाली जगह से करीब 18 किलोमीटर दूर बच्ची का शव बरामद कर लिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर दिया था। चित्तौड़गढ़ जिले के राशमी इलाके में 5 दिन पहले एक मारुति वैन परिवार सहित गूगल मैप के सहारे रास्ता खोजते हुए नदी में बह गई थी। इस हादसे में एक बच्ची पानी के तेज बहाव में लापता हो गई। लापता बच्ची को ढूंढने के लिए लगातार 5 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में उदयपुर की एसडीआरएफ D5 कंपनी, चित्तौड़गढ़ सिविल डिफेंस और उदयपुर सिविल डिफेंस की टीमें जुटी रही। चौथे दिन सलुम्बर और ऋषभदेव इलाके में भी डूबने की घटनाएं सामने आई, जिसके चलते उदयपुर सिविल डिफेंस को वहां बुला लिया गया। इसके बावजूद एसडीआरएफ और स्थानीय टीमें बच्ची की तलाश में लगातार लगी रही। रेस्क्यू ऑपरेशन के 5वें दिन आखिरकार एसडीआरएफ की टीम को सफलता मिली। हादसे वाली जगह से करीब 18 किलोमीटर दूर बच्ची का शव नदी में मिला। इस दौरान कमांडर हाकिम खान, कांस्टेबल हरि नारायण, मुकेश, धर्मेंद्र, जब्बर सिंह, अनिल, सुनील, अनूप सिंह, सोवन सहित कई जवानों ने दिन रात मेहनत की। रेस्क्यू में सबसे बड़ी मुश्किल मातृकुंडिया बांध के गेट खोलने से आई। यहाँ 10 गेट 1.5 फीट तक खोले गए थे, जिससे नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। इसी कारण बच्ची को ढूंढने में टीमों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। उदयपुर के खेरवाड़ा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत वर्ष 2006 से पंचायत समिति खेरवाड़ा में संविदा पदों पर कार्यरत कार्मिक इन दिनों गहरी आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं। कारण यह है कि अक्टूबर 2024 में अब तक इस संविदा कर्मियों का मानदेय बकाया पड़ा हुआ है। करीब 1 वर्ष से गुजरने के बावजूद उन्हें केवल 3 माह का ही मानदेय दिया गया है, जबकि अन्य सभी ब्लॉकों में कार्यरत संविदा कर्मियों को पूरा भुगतान किया जा चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछले कई महीनों से विभागीय उच्च अधिकारियों को मौखिक और लिखित रूप से अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। बकाया मानदेय के कारण कार्मिकों के सामने परिवार का भरण पोषण करना तक मुश्किल हो गया है। बच्चों की पढ़ाई, दवाई और घरेलू खर्चों के लिए भी उन्हें कर्ज लेना पड़ रहा है। कार्मिकों का आरोप है कि पूरे जिले के अन्य ब्लॉकों में संविदा कर्मचारियों का मानदेय समय पर जारी कर दिया गया है, लेकिन केवल खेरवाड़ा ब्लॉक के कर्मचारियों के साथ यह भेदभाव हो रहा है। इससे उनमें गहरा रोष व्याप्त है। मानदेय भुगतान की मांग को लेकर आज खेरवाड़ा ब्लॉक के सभी संविदा कार्मिकों ने सामूहिक रूप से सांसद से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में बताया गया कि वे लंबे समय से बिना मानदेय के कार्य कर रहे हैं, जिससे परिवार का पालन पोषण करना बेहद कठिन हो गया है। सांसद ने ज्ञापन देने के बाद संविदा कर्मियों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा और शीघ्र ही विभागीय स्तर पर बातचीत कर समस्या का समाधान करवाया जाएगा। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द मानदेय भुगतान नहीं किया गया तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे। उनका कहना है कि वर्षों से पूरी निष्ठा के साथ सेवा देने के बाद भी उन्हें समय पर मानदेय नहीं मिलना बेहद निराशाजनक है। हम सभी पंचायत समिति खेरवाड़ा से संविदा कार्मिक के पद पर रोजगार सहायक और ऑपरेटर हैं, जो विगत 7 महीने से हमारी सैलरी नहीं मिली है। अब उच्च अधिकारियों से प्रार्थना पत्र लिखित में रूप में देने के बावजूद भी ऐसा स्पष्ट जवाब हमें अभी संतुष्टप्रद जवाब नहीं दिया जाता और न आज तक सैलरी मिली है। इसके लिए हम श्रीमान सांसद महोदय को ज्ञापन देने के लिए आए। तो आपने ज्ञापन सौंप दिया? ज्ञापन सौंप दिया हमने। पंचायत समिति खेरवाड़ा से समस्त नरेगा कार्मिक आए हुए हैं यहाँ पे माननीय सांसद महोदय को ज्ञापन देने के लिए। तो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं हम, 2017 से लगे हुए हैं, पंचायत समिति 2007 से लगे हुए हैं। तो ऐसी समस्या कभी नहीं आई थी। SNA पोर्टल डेवलप करने से सरकार द्वारा एक नया पोर्टल डेवलप किया गया SNA पोर्टल, जिसके तहत सैलरी हमारी आती है। तो अक्टूबर 2024 से मार्च मतलब 25 तक का सैलरी पहले तो आई नहीं, अब ये 2 महीने और चढ़ गए। तो हमारे बीच में खाली इन महीनों के अंदर 11 महीने में सिर्फ हमारे को 3 महीने की सैलरी मिली है। तो माननीय सांसद महोदय को आज हमने ज्ञापन के जरिए अवगत कराया है कि हमारी सैलरी समस्त नरेगा कार्मिकों की पूरे राजस्थान के अंदर हो के सिर्फ खेरवाड़ा एक ब्लॉक ऐसा बचा है जिसके अंदर सैलरी नहीं आई है। तो माननीय सांसद महोदय से हमने निवेदन किया है कि हमको सैलरी जल्द से जल्द दिलवाने का कष्ट करें। और अल्प वेतन हमारे हो रहा है, तो मतलब कैसे गुजारा कर रहे हैं नरेगा कार्मिक, ये हमारी आत्मा जानती है। आज किसी व्यक्ति को 11 महीने तक तनख्वाह नहीं मिलती है या सैलरी नहीं मिलती है तो वो अपना जीवन यापन कैसे करता है, परिवार को कैसे चलाता है, वो हमारी आत्मा जानती है सर। तो आर्थिक तंगी का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा है। तो सांसद महोदय से हमने निवेदन किया है कि हमारे ये आर्थिक तंगी को दूर करें और हमारे समय पे मानदेय दिलाने का कष्ट करें। तो आपके क्षेत्र में मतलब? हाँ, हमारे खेरवाड़ा ब्लॉक ऐसा है सर जिसके अंदर नहीं है, बाकी समस्त ऑल राजस्थान में सैलरी आ गई है सर। उदयपुर केंद्रीय कारागृह में 31 अगस्त को परंपरा और संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला। यहाँ बंदियों ने मिलकर गौरी का आयोजन किया। इस मौके पर गणपति वंदना से शुरुआत हुई और फिर बडला, गाडोलिया, लोहार, काजनी महाराज, राजा रानी, भोपा भोपी और नाथू भया जैसे खेल मंचित किए गए। खास बात यह रही कि सभी नृत्य और खेलों का अभिनय स्वयं बंदियों ने किया और इन प्रस्तुतियों के जरिए समाज को महत्वपूर्ण संदेश भी दिए। यह आयोजन न केवल सांस्कृतिक विरासत को संजोने का प्रयास है बल्कि बंदियों को सुधार की राह पर ले जाने का माध्यम भी बना। उदयपुर केंद्रीय कारागृह में 31 अगस्त को गौरी का आयोजन किया गया, जिसने जेल की 4 दीवारी के भीतर भी संस्कृति और परंपरा की गूंज पैदा कर दी। गणपति वंदना से शुरू हुए इस कार्यक्रम में कई रोचक खेल और नृत्य मंचित किए गए। सबसे पहले बडला खेल पेश हुआ, जिसमें बड़ा का पेड़ देवी अम्बा के आदेश से लगाया जाता है, लेकिन राजा अपने गुरु के कहने पर उसे कटवा देता है। इस पर देवी अम्बा क्रोधित होकर राजा का सिर काट देती है। इस प्रस्तुति के जरिए बंदियों ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और बताया कि पेड़ हमारे जीवन के लिए अनमोल है। इसी तरह कालूकीर के खेल के जीवों की हत्या न करने की शिक्षा दी और गाडोलिया लोहार खेल ने नशे से दूर रहने का संदेश दिया। वहीं भोपा भोपी का खेल अंधविश्वास के खिलाफ एक सामाजिक चेतावनी साबित हुई। कांजी महाराज की प्रस्तुति श्री कृष्ण पर आधारित रही, जबकि नाथू भाया ने दर्शकों को हंसी से भर दिया। सभी नृत्य और खेलों का अभिनय बंदियों ने स्वयं किया। इसके लिए उन्होंने 1 माह तक अभ्यास किया था। बंदी कलाकारों में लक्ष्मण, हीरालाल, भीमराज, मोहन, मांगीलाल, प्रताप, हरजी, रमा, गोवर्धन, भरत, कैलाश, दिनेश और रमेश शामिल रहे। जेल अधीक्षक राजपाल सिंह ने इस मौके पर कहा कि इन प्रस्तुतियों से मिली शिक्षा बंदियों को अपराध से दूर ले जाएगी और उन्हें समाज का जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देगी।
इस अवसर पर उपाधीक्षक श्री मोहन, जेलर धर्मपाल और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहे। उदयपुर नगर निगम की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। 7 दिनों से शहर में कचरा संग्रहण का काम ठप पड़ा हुआ है। इस वजह से व्यापारी खासे परेशान है। उनका कहना है कि निगम से कई बार शिकायत करने के बावजूद सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। व्यापारियों का आरोप है कि उन्होंने कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी से 4 बार मुलाकात की, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। यहाँ तक कि स्वास्थ्य अधिकारी ने कचरा उठाने वाली गाड़ी भेजने से भी मना कर दिया। हालात यह है कि अब व्यापारी खुद अपने खर्चे पर टेम्पो लगवाकर रात को कचरा ट्रेजिंग ग्राउंड ले जा रहे हैं। उदयपुर नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा इन दिनों शहर के व्यापारी झेल रहे हैं। 7 दिनों से कचरा संग्रहण नहीं होने से दुकानदारों और व्यापारियों को कचरे के ढेर के बीच काम करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि वह इस मामले को लेकर 4 बार कमिश्नर और स्वास्थ्य अधिकारी से मिल चुके हैं, मगर हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। उनका आरोप है कि स्वास्थ्य अधिकारी ने साफ कह दिया कि गाड़ी नहीं भेजी जाएगी। व्यापारियों का कहना है कि मजबूरी में उन्हें रात में टेम्पो लगवाकर कचरा ट्रेजिंग ग्राउंड तक पहुंचाना पड़ रहा है, जो करीब 15 किलोमीटर दूर है। इससे उन्हें अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है और रात के समय इतनी दूर जाना भी असुरक्षित है। व्यापारी सवाल उठा रहे हैं कि अगर इस दौरान कोई दुर्घटना हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इतना ही नहीं, व्यापारियों ने यह भी मांग रखी है कि जब भी सरकारी अवकाश हो उन्हें मछली और मांस जैसी नष्ट होने वाली वस्तुओं को रखने के लिए कम से कम 1 घंटे का समय दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम बिना वजह जुर्माने भी ठोक रहा है। हाल ही में एक घटना में एक बच्चे पर सिर्फ मुर्गे को दाना पानी देने के कारण 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब कचरा ले जा रही एक गाड़ी से रास्ते में एक थैली गिर गई। किसी ने इस पर आपत्ति जताई और गाड़ी को थाने में बंद करवा दिया। पुलिस ने जांच के बाद गाड़ी छोड़ दी, लेकिन उसके बाद से कचरा संग्रहण का काम पूरी तरह ठप हो गया। अब व्यापारी निगम की इस उदासीनता के खिलाफ खुलकर नाराजगी जता रहे हैं। पिछले एक लंबे समय से हम बहुत पीड़ित है नगर निगम की सुविधाओं की वजह से। 7 दिन हो गए आज हमारे यहाँ से कचरा संग्रहण नहीं हो पा रहा है। इस विषय में मैं 4 बार कमिश्नर साहब से मिल चुका हूँ। रोज मुझे आश्वासन मिलता है आज आ जाएगी गाड़ी, कल आ जाएगी। स्वास्थ्य अधिकारी से भी कई बार मुलाकात हुई, उन्होंने एक बार यही बोला। अच्छा, मुझे मेरे यूनियन का पदाधिकारी होने के हिसाब से मुझे ये लोग मुझसे सवाल करते हैं, मैं इनको जवाब देना पड़ता है, इसलिए मेरे को डेली आना पड़ रहा है यहाँ पर। पिछले 7 दिवस से कचरा नहीं उठ रहा है हमारा और हम बहुत परेशान है। कचरा कहाँ जाके डालें? एक दुकानदार मल्ला तलाई में दुकान है और ये कहते हैं ट्रेचिंग ग्राउंड में डालो, आप समय निस्तारण करो। अगर हम समय निस्तारण करें 15 किलोमीटर चल के जाएगा, रात को 7 बजे आदमी, हाईवे है वहाँ पर, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, कोई हादसा हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार रहेगा? डोर टू डोर गाड़ी आती थी, हर दुकानदार से कलेक्ट करती थी, जो उनका सेवा शुल्क था हम देने को तैयार है और दिया है आज तक। जब भी लाइसेंस रिन्यूअल होता था इनकी एग्रीमेंट शर्त होती थी कि आप कचरे की रसीद दिखाओ। हमने हमेशा कचरे की पूरे साल भर के पैसे दे के इनको कचरे की रसीद दिखाई और हमारा यहाँ से गाड़ी चल रही थी। अब 7 दिन पहले कोई विवाद हुआ, उस विवाद की जिम्मेदारी हमारे ऊपर क्यों? अगर कोई विवाद हुआ है, कोई कचरे की गिर गया है रास्ते में, पुलिस थाने में काम हुआ, तो मैं कमिश्नर साहब से मिला था, उन्होंने कलेक्टर साहब को फ़ोन करके गाड़ी तो छुड़वा दी थी, मगर जो कचरे
संग्रहण के इंचार्ज है मिस्टर रमेश जी बोरीवाल, उन्होंने मुझे 1-2 बार तो आश्वस्त किया कि गाड़ी आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि गाड़ी नहीं आएगी, मैं गाड़ी नहीं भेजूंगा। तो अब हमारे साथ तो बड़ी समस्या हो गई, हम कचरा कहाँ डालें? हमारे लिए गाड़ी में से कोई थैली कचरे की गिर गई थी, गाड़ी में से कचरे की कोई थैली गिर गई होगी स्पीड ब्रेकर पर, उसके गिरने से उसमें कचरा किसका था? वैसे तो अमूमन 90% बकरे का, मछली का, मुर्गे का कचरा होता है। अब उसको वहाँ इशू बनाया, किसने बनाया ये मेरी जानकारी में नहीं है। गाड़ी थाने में जरूर बंद हुई थी, पेपरबाजी भी हुई थी, उसका क्लियरिफिकेशन भी हो गया कि ये कोई ऐसा गौमांस वगैरह नहीं है, ये वो नहीं है, क्लियर भी हो गया था। उसके बाद तो कचरा उठना चाहिए ना। 2 दिन उन्होंने हमसे एक्सक्यूज किया, भाई साहब इकट्ठा करके टेम्पू करके 1000-1000 500-500 रुपये टेम्पू, रात को बेचारे 4 दुकानदार इकट्ठा होकर वहाँ जाते हैं, ट्रेसिंग ग्राउंड जाके डाल के आ रहे हैं। अभी पिछले दिन तो 2 दिन से दुकानों की छुट्टी थी। साल में हमारा कारोबार चलता ही 100-125 दिन कुल है। उसके बाद 350 दिन के पैसे हम देते हैं, रेवेन्यू देते हैं गवर्नमेंट को, उसके 350 दिन के ही पैसे उनको देते हैं कचरा उठाने के। और ये फिर रोज हमारे लिए नई नई समस्या है। और आज हमारे साथ 1-2 जो अवैध दुकानें हैं वो कहीं भी डाल देते हैं, उसकी वजह से विवाद हो जाता है। अरे हम तो लाइसेंस ही, हमारे साथ तो बाउंडेशन है, हम कहीं भी गलत जगह कचरा नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं गाड़ी आए अपना कचरा ले जाए। अवैध दुकानदार कहीं भी कचरा फेंक, मेरे एक निवेदन और है आपसे, मेरे और अवैध दुकानें चल रही है, उसके लिए भी मैं कई बार एप्लीकेशन दे। अब यहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना यह है कि आप हमें लिस्ट दो। हम लिस्ट देने वाले कौन होते हैं? आप यहाँ पर बैठे हो, आपके इंस्पेक्टर, आपके जमादार पूरे शहर में घूमते हैं, और जब भी अवकाश होता है हमें 1 घंटे की मोहलत दिलाई जाए मुर्गे को दाना पानी करने के लिए, मछली को बर्फ लगाने के लिए, जो भी अवकाश गवर्नमेंट ने हमें घोषित किए। अभी उस दिन यही हुआ, अभी 4 दिन पहले यूनिवर्सिटी रोड पे एक बच्चा दाना पानी करने गया दुकान पर, उसके वहाँ किसने शिकायत कर दी, फोटो खींच लिया, सुबह उसकी 5000 रुपये रसीद काटी। उसका क्या गुनाह था उस बेचारे का? मुर्गे पड़े हुए उसकी दुकान में दाना पानी डालने गया वो। ये समस्या हमारी बहुत बड़ी समस्या है। बर्फ नहीं लगता, मछली खराब हो जाती है। तो कहते हैं हमें जब भी कोई अवकाश हो 5 से 6 शाम को या 6 से 7 1 घंटे की मोहलत दिलाई जाए। उदयपुर सूरजपोल थाना पुलिस ने वाहन चोरी की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। थाना पुलिस ने बाइक चोरी के एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 चोरी की बाइक बरामद की है। थानाधिकारी रतन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी वाजिद पुत्र अहमद खान निवासी दीवान शाह कॉलोनी पटेल सर्कल है। आरोपी लंबे समय से बाइक चोरी की वारदातों में सक्रिय था और पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने बताया कि खांजीपीर निवासी मोहम्मद जाकिर ने 2 दिन पहले थाने में रिपोर्ट दी थी। उसकी स्प्लेंडर बाइक दुकान के बाहर से दिनदहाड़े चोरी हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। इसी दौरान फुटेज में आरोपी वाजिद की पहचान हुई। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने चोरी की बाइक का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने स्प्लेंडर, टीवीएस व सुपर स्प्लेंडर सहित 3 बाइकें बरामद की है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अब तक कई वारदातों को अंजाम दिया है। पुलिस अधिकारी का कहना है कि आरोपी से गहन पूछताछ जारी है। प्रारंभिक पूछताछ में उसने कुछ अन्य वारदातों के बारे में भी संकेत दिए हैं। संभावना जताई जा रही है कि पूछताछ में और बाइक चोरी के मामले खुल सकते हैं। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से बरामद बाइकें जल्द ही वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दी जाएगी। वहीं पुलिस अब आरोपी के आपराधिक रिकॉर्ड की भी जांच कर रही है। उदयपुर शहर में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे पुलिस के विशेष अभियान के तहत प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। थाना अंबा माता का कुख्यात हिस्ट्री शीटर दीपक गारू पुलिस के हत्थे चढ़ा है। पुलिस ने आरोपी को अवैध पिस्टल के साथ धर दबोचा। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देश पर अवैध हथियारों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश ओझा
और वृत्ताधिकारी नगर पूर्व छगन पुरोहित के सुपरविजन में प्रतापनगर थानाधिकारी राजेंद्र सिंह जारड़ के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर रविवार देर रात सूखा नाका लकड़वास क्षेत्र में दबिश दी। यहाँ एक युवक को पिस्टल लेकर घूमते हुए पाया गया। पुलिस ने मौके पर घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा और उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद हुई। पूछताछ में आरोपी की पहचान दीपक गारू पुत्र दिलीप गारू उम्र 24 वर्ष निवासी गांधीनगर मुल्ला तलाई थाना अंबा माता हाल निवासी लाल मगरी थाना सवीना जिला उदयपुर के रूप में हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दीपक गारू थाना अंबा माता का हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जिसके खिलाफ पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी राजेंद्र सिंह जारड़ ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि पिस्टल कहां से लाई गई और किस उद्देश्य से वह हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस को संदेह है कि आरोपी किसी बड़ी वारदात की फिराक में था। उदयपुर शहर में एक होटल व्यवसायी और पूर्व पार्षद परिवार के बीच उधारी को लेकर विवाद अब अदालत की चौखट तक पहुंच गया है। होटल व्यवसायी ने यह दावा करते हुए सिविल न्यायालय शहर उत्तर में वाद दायर किया है कि उसने समय समय पर आर्थिक आवश्यकता पड़ने पर पूर्व पार्षद के पति को लाखों रुपए उधार दिए थे, लेकिन अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया। अदालत ने इस प्रकरण में सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की है। प्रकरण के अनुसार हिरणबगड़ी सेक्टर 4 निवासी अनिल पुत्र जीवनलाल जारोली, जो पेशे से होटल व्यवसायी है, ने शहर उत्तर स्थित सिविल न्यायालय में श्रीनाथ मार्ग निवासी शिल्पा पत्नी दीपक पामेचा के खिलाफ वाद पेश किया है। बाद में बताया गया कि अनिल जारोली का शिल्पा और उसके पति दीपक पामेचा से परिचय काफी समय से था। दीपक पामेचा रिसोर्ट, गार्डन और रेस्टोरेंट का संचालक करता है। इसी दौरान उसने व्यावसायिक जरूरतों का हवाला देते हुए होटल व्यवसायी से मदद मांगी। विश्वास के चलते अनिल जारोली ने समय समय पर दीपक को रुपए उधार दिए। व्यवसायी का कहना है कि अब तक वह करीब 18 लाख रुपए उधार दे चुका है। जब भुगतान की बारी आई तो प्रतिवादी पक्ष ने केवल 1,54,100 रुपए नगद और 28,524 रुपए की ज्वेलरी ही लौटाई। इस प्रकरण में कुल 16,17,376 रुपए अभी भी बकाया है। बाद में यह भी उल्लेख किया गया कि कई बार मांग करने के बावजूद ना तो शिल्पा और ना ही उसके पति ने पूरी राशि लौटाई। ऐसे में विवश होकर व्यवसायी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। इस प्रकरण की सुनवाई करते हुए सिविल न्यायालय शहर उत्तर ने मामले की अगली तारीख 26 सितंबर मुकर्रर की है। अब देखना होगा कि अदालत में दोनों पक्षों की दलीलों के बाद इस विवाद का क्या निष्कर्ष निकलता है। हाँ सर। जी सर, बताएं। क्या बना अनिल जी वाला जो मैटर चलता है कोर्ट में, उसको अनिल जी वाले मैटर में जून माह में एक एफआईआर हुई थी फर्स्ट वीक में, जिसमें 2 एफआईआर की थी 38 नंबर और 39 नंबर पुलिस थाना घंटाघर में, जिसमें एक महिला ने रिपोर्ट दी थी। उसके बाद उसके पति ने भी रिपोर्ट दी थी। पुलिस ने अनुसंधान किया और उसमें अभी हाईकोर्ट में मामला चल रहा है, जहाँ से हाईकोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दे रखे हैं। गिरफ्तारी पर रोक कर रखी है। अनुसंधान में सहयोग करने के लिए अनिल को निर्देशित कर रखा है, जिसमें अनिल अभी अनुसंधान में संबंधित एसएचओ के पास कंटिन्यू उपस्थित हो रहा है। उसमें उन्होंने मोबाइल वगैरह, इनके कपड़े वगैरह जो भी जब्त करने थे कर लिए हैं और अनुसंधान कंटिन्यू चल रहा है। अनुसंधान में पूर्व में जब एफआईआर दर्ज हुई तब ये पाया था कि ऐसी कोई घटना हुई होगी। अभी माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें पूरा प्रकरण को समझा, देखा। उसमें ये अनिल को इस बात के लिए यथास्थिति के आदेश दिए हैं कि आप अनुसंधान ज्वाइन करें। और प्रथम दृष्टया अभी तक ये माना गया है कि ये सिविल मैटर है, आपसी लेन देन का मामला लग रहा है। इनके कोई रिसोर्ट को लेकर कोई विवाद हुआ था। रिसोर्ट की वो लिखा पढ़ी निरस्त कराने इनके घर गया था महिला के, तो महिला ने वहाँ पर उसके घर पे सब जने मौजूद थे। उसके बावजूद भी ये रिपोर्ट करा दी कि मेरे घर के अंदर आके और इन्होंने इस तरह से मेरे साथ छेड़छाड़ वगैरह की। ऐसा एफआईआर से जानकारी में आया है
वास्तविकता में जब अनुसंधान हुआ वहाँ पे बहुत सारे लोग घर पे सब मौजूद होना ऐसा भी सामने आया है। और रिसोर्ट के पैसे को लेके उसका अनिल का ये कहना है कि उसका पति जो है उसने 50-60 लाख रुपए का मेरे रिसोर्ट को पैसे के लिए गबन किया है। इस बात का इनके विवाद था, उस पैसे के विवाद को एक ये महिला के विवाद में कन्वर्ट कर दिया, ऐसा अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत आ रहा है। हालांकि ये मामला उच्च न्यायालय विचाराधीन है, कोई कमेंट न तो अनुसंधान अधिकारी कर सकता है न कोई कर सकता है, उच्च न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। फिर भी प्रथम दृष्टया आज अभी इन्होंने एक सिविल केस भी यहाँ पे वसूली का डाला है, जिसमें महिला और उसके परिवारजन वगैरह उन सब के खाते में इसके पैसे भी गए हैं। इस बात का लेके उसने सिविल केस यहाँ उदयपुर की कोर्ट में पेश किया है, जिससे ये साबित हो रहा है कि आपसी लेन देन है और मोबाइल से लेन देन भी है, ट्रांजैक्शन भी हुआ है, ऑनलाइन भी हुआ है और इनका वास्तव में बिना लिखा पढ़ी के भी लेन देन हुआ है, ये लग रहा है। और ये घटना के जस्ट बाद तुरंत बाद महिला के भाई के वहाँ गया था, इससे साबित हो रहा है कि ये घर वाले इनके पारिवारिक माहौल में थे, पर घर के भाई के पास गया। पुलिस अभी अनुसंधान में उनका भी सभी के बयान लेगी, बयान लेने के बाद अभी तक बहुत सारे अनुसंधान में खामियां रह गई, वो पूरी होगी, उससे तय हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वास्तविकता में इस घटना में क्या था क्या नहीं था। अभी एक मोबाइल वाली बात भी आई है जिसमें केवल एक तरफा मैसेज गए, ये भी संभव नहीं है। हाईकोर्ट ने इसको भी बहुत गंभीर माना है कि एक तरफ से मैसेज गए और दूसरी तरफ से कोई मैसेज का जवाब नहीं हो, तो ये अपराध कैसे हुआ। सामान्यतः अगर कोई किसी को कुछ लिख के दे रहा है, ये नहीं माना जा सकता कि उधर से उसका आंसर आया या नहीं आया, या तो मोबाइल पर बात हुई या उसने कोई मैसेज लिखा होगा, तो वो सब क्या है, डिलीटेड बाय ये लिखा हुआ उस पर आ रहा है जो उन फोटोओं पे। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि दोनों की आपसी जान पहचान रजामंदी था। एफआईआर में इस प्रकार का अंकन किया है कि मैं इन्हें नहीं पहचानती थी, जबकि पता पड़ रहा है अभी अनुसंधान में ये आ रहा है कि ये लगातार पहले से इनको एक दूसरे को जानते थे। तो इस प्रकार कुछ चीज़ें एफआईआर में प्रथम दृष्टया ही ऐसे लग रही है कि ये केवल अनिल नाम के व्यक्ति को मुलजिम बना के एक बार इसको अंडर प्रेशर ले लिया जाए, और शायद उस एफआईआर से ये भी लग रहा है कि इनकी राजीनामे की भावना भी रही होगी। अनिल ने खुद ने एडिशनल एसपी के वहाँ जाकर, एसपी साहब के वहाँ जाकर एक रिपोर्ट दी थी जो उस घटना के दिन की थी, पर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई क्योंकि वो सवीना थाने के दिन, सवीना थाने के अगले दिन दर्ज हुई। तो अनिल ने भी घटना की रिपोर्ट दी, घंटाघर थाने पे भी अनिल गया था, उसकी वाइफ भी गई थी, उनके परिवार लिखे पर उनके परिवार दर्ज नहीं किए। तब हुआ ये कि जो पहले आया तो उनकी रिपोर्ट तो दर्ज हुई नहीं, और बाद में ये गई रात को इनकी रिपोर्ट बिना जानकारी के दर्ज कर ली गई। अब वो रिपोर्ट जो दर्ज हो गई है उस पर तो कार्रवाई हो रही है, जो परिवार थे उन पर अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है, कोई दर्ज की है, कोई जानकारी नहीं। अभी हाल ही में अनिल के कोई एक मिलने वाले हैं, उनके वहाँ पे ये गए थे, जिनको सूरजपोल थाने में भी एक रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट भी जानकारी है। उसमें ये कि वो महिला उन अनिल के कोई मिलने वाले हैं उनके वहाँ गई थी कि आप बीच में मत आना वगैरह वगैरह, ऐसी रिपोर्ट भी हुई है, जानकारी में आई है। ये सब अनुसंधान अभी सूरजपोल पुलिस थाना भी अनुसंधान कर रही है। इस प्रकार इन सब तथ्यों को देखते हुए प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि आपसी लेन देन का मामला हो सकता है और यही हुआ होगा। वास्तविकता में अभी उच्च न्यायालय के आदेश बाकी, इसलिए ये निर्णय नहीं किया जा सकता कि हुआ क्या है, पर ऐसा माना जा सकता है। उदयपुर देवभूमि कैलाशपुरी में स्थित एकलिंगजी के संस्थापक बप्पा रावल पैनोरमा तक जाने वाला मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है। जर्जर हालत में पहुंच चुकी इस सड़क पर गहरे गड्ढों के कारण स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ यहां पहुंचने वाले सैकड़ों पर्यटक भी परेशान हैं। हालात यह है कि कई पर्यटक रास्ते की दुर्दशा देखकर बीच रास्ते से ही लौटने को विवश हो जाते हैं। ये सड़क सिर्फ पैनोरमा तक ही नहीं बल्कि करावड़ी, मटाटा और आसपास के आदिवासी गांवों को भी जोड़ती है। गांव के किसानों, स्कूली बच्चों और आमजन का आना जाना इसी मार्ग से होता है, लेकिन आज ही यह मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि इस मार्ग की जर्जर स्थिति का सबसे बड़ा कारण माइनिंग क्षेत्र से गुजरने वाले बड़े बड़े डंपर और ट्रक है। पत्थरों से लदे इस भारी वाहनों का दबाव यह सड़क झेल नहीं पा रही और आए दिन गहरे खड्डे बनते जा रहे हैं। नतीजतन दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। बीते दिनों तो हालात इतने बिगड़े कि पैनोरमा के पास तेज रफ्तार डंपर पलट गया। बांध के पश्चात खेल रहे बच्चों के किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। ग्रामीणों का कहना है कि अगर बच्चे समय रहते हटते नहीं तो बहुत बड़ी त्रासदी हो सकती थी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने एकजुट होकर विरोध दर्ज कराया।
मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने तहसीलदार बड़गांव व सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को हालात से अवगत करवाया। अधिकारियों ने फोन कर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि कई बार इस मार्ग की मरम्मत के वादे किए पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। एक और राज्य सरकार ने यहां बप्पा रावल पैनोरमा बनाकर धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की पहल की, वहीं दूसरी ओर बदहाल सड़क पर उद्देश्य को ही पलीता लगा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के दोनों ओर जंगली पेड़ पौधे बढ़ने से मार्ग और संकरा हो गया है। ऐसे में जब तेज रफ्तार ट्रक और ट्रैक्टर गुजरते हैं तो हादसे का खतरा और भी बढ़ जाता है। स्कूली बच्चों और महिलाओं के लिए यह मार्ग रोजमर्रा का खतरा बन गया है। ग्रामीणों ने मांग की कि इस मार्ग को DMFT फंड से स्वीकृत कराकर जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए, ताकि स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को राहत मिल सके और पैनोरमा बनाने का मूल उद्देश्य भी सार्थक हो। ग्रामीणों की पीड़ा साफ है, जब तक इस सड़क का सुधार कार्य नहीं होता तब तक हर दिन किसी बड़ी दुर्घटना का खतरा मंडराता रहेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन ग्रामीणों और श्रद्धालुओं की इस मांग को कब तक गंभीरता से लेता है। जो कि पूरी एकलिंजी पंचायत में आता है, लेकिन आज की तारीख में वहाँ जाने वाला मार्ग इतना दुर्गम है कि पर्यटक और दर्शनार्थी जाते हैं, मार्ग रास्ता कर वापस लौट जाते हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि उस मंदिर के आसपास और करावाड़ी गांव वगैरह भी हैं, वो लोग भी इससे परेशान हैं, क्योंकि वो उससे माइनिंग होती है और जो भारी वाहन चलते हैं, रोड पूरी तरह टूट चुकी है। और आज से 2 दिन पूर्व एक तेज गति से आया डंपर पलटी खा गया था, जिससे एक गनीमत रही कि वहाँ बैठे हुए बच्चे उसको अनियंत्रित होकर देखते हुए भाग चुके थे वहाँ से खड़े होकर, वरना बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आपकी क्या मांग है, प्रमुख मांग क्या है इसकी? हमारी तो प्रमुख मांग ये है कि DMFT एक ऐसा फंड है जो माइनिंग डिपार्टमेंट से है, जबकि माइनिंग वहाँ होती है और पैसा अन्यत्र लगता है। हम चाहते हैं कि जो माइनिंग वहाँ हो रही है, DMFT से कम उस रोड को बढ़िया अच्छी नई बना दी जाए। और जो पैनोरमा जो है, जो मेवाड़ का इतिहास जानने के लिए जो पैनोरमा बनाया गया है, उसका सरकार का मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जब तक ये रोड सही नहीं बनेगी, टूरिस्ट वहाँ नहीं जा पाएगा, बच्चे स्कूल जाते हैं और डरे और सहमे हुए स्कूल पहुँचते हैं, उनके कपड़े गंदे हो जाते हैं, ये तेज़ गति से चलते हैं ट्रैक्टर ट्रोले वगैरह, इन पर नियंत्रण किया जाए। उदयपुर जिले में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गोगुंदा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अवैध हथियारों की सप्लाई और आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के निर्देशन में अवैध हथियारों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और वृत्ताधिकारी गिरवास सूर्यवीर सिंह के सुपरविजन में गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। इस टीम ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देते हुए आरोपी को पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजवीर कुशवाहा पुत्र गंगाराम माली उम्र 45 वर्ष निवासी गांव डगर पोस्ट भरासो थाना भरासो तहसील मेहगांव जिला भिंड मध्य प्रदेश, हाल निवासी दुर्गा कॉलोनी नीमच खेड़ा देवाली थाना अंबा माता जिला उदयपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस जब्त किए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने हथियार रखने का ठोस कारण नहीं बताया है। आशंका जताई जा रही कि आरोपी इन हथियारों का इस्तेमाल किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने के लिए कर सकता था, या फिर वह इन हथियारों की अवैध सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ हो सकता है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही कि हथियार कहां से लाया गया और इसका इस्तेमाल किस उद्देश्य के लिए किया जाना था। इस मामले में गोगुंदा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अग्रिम अनुसंधान जारी है।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आरोपी के अन्य आपराधिक गिरोहों से कोई संबंध है या नहीं। उदयपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पद को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद आखिरकार खत्म हो गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के बाद सरकार ने डॉक्टर शंकर लाल बामणिया को सीएमएचओ उदयपुर के रूप में डीडीओ पावर जारी कर दिया है। दरअसल डॉक्टर बामणिया का ट्रांसफर झूठी शिकायतों के आधार पर प्रतापगढ़ कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी। कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला देते हुए उन्हें उदयपुर सीएमएचओ पद पर यथावत रखने के निर्देश दिए हैं। अब 8 महीने से खाली चल रहे इस पद पर आखिरकार स्थिरता आ गई है। उदयपुर में सीएमएचओ के पद को लेकर पिछले 8 महीनों से चली आ रही अनिश्चितता का अध्याय अब समाप्त हो गया है। हाईकोर्ट की डिविजनल बेंच ने आदेश देते हुए डॉक्टर शंकरलाल बामणिया को उदयपुर का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बनाए रखने के निर्देश दिए। इसी कड़ी में सरकार ने शनिवार को उन्हें डीडीओ पावर भी जारी कर दिए। दरअसल जनवरी 2025 में चिकित्सा विभाग ने डॉक्टर बामणिया का ट्रांसफर प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में कर दिया था। यह ट्रांसफर कथित तौर पर कुछ झूठी और मनगढ़ंत शिकायतों के आधार पर किया गया था। इस फैसले को उन्होंने हाईकोर्ट जोधपुर में चुनौती दी। एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन खंडपीठ में अपील दायर करने पर डॉक्टर बामणिया को राहत मिली। डॉक्टर बामणिया ने कोर्ट में दलील दी कि उनका तबादला ना तो प्रशासनिक कारणों से किया गया और ना ही जनहित में, बल्कि यह पूरी तरह दंडात्मक था। उन्होंने बताया कि जिन चिकित्सकों ने शिकायत की उन्हीं के खिलाफ पहले से कार्रवाई प्रस्तावित थी। जांच कमेटी ने भी इन शिकायतों को झूठा पाया। 3 दिन तक चली सुनवाई के बाद खंडपीठ ने 9 अप्रैल 2025 को आदेश पारित किया और बामणिया को उदयपुर में सीएमएचओ पद पर ही बनाए रखने का निर्देश दिया। इसके बावजूद उन्हें डीडीओ पावर नहीं दिया गया था। मजबूत होकर उन्हें अवमानना याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई 1 सितंबर से पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिए। अब डॉक्टर बामणिया विधिवत रूप से उदयपुर चिकित्सा विभाग की कमान संभालेंगे। इस फैसले से न सिर्फ चिकित्सा सेवाओं में स्थिरता आएगी, बल्कि विभागीय कामकाज भी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगा। साइबर अपराधों के खिलाफ राजस्थान पुलिस मुख्यालय जयपुर के दिशा निर्देशों के तहत उदयपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के दौरान थाना अंबा माता पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी के कारोबार का पर्दाफाश किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि देवाली नीमचखेड़ा क्षेत्र स्थित एक मकान में ऑनलाइन जुए और सट्टे का अवैध कारोबार चल रहा है। सूचना के बाद एएसपी शहर उमेश ओझा और वृत्ताधिकारी पश्चिम कैलाश चंद्र के सुपरविजन में डीएसटी प्रभारी श्याम सिंह रत्नू व थाना अंबा माता के थानाधिकारी मुकेश सोनी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने दबिश देकर मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से मयंक सिंह रत्नावत निवासी देवाली नीमचखेड़ा को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 6 फर्जी सिम कार्ड, 7 डेबिट कार्ड और 1 चेकबुक बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि ये सभी उपकरण ऑनलाइन जुआ सट्टे और अवैध गेमिंग गतिविधियों को संचालित करने के लिए उपयोग किए जा रहे थे। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि वह अपने साथी अर्पित सिंह चौहान निवासी बांसवाड़ा और नवल किशोर शर्मा उर्फ मेड़ी निवासी नवरत्न कॉम्प्लेक्स उदयपुर के साथ मिलकर डायमंड एक्सचेंज नामक वेबसाइट के माध्यम से क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस समेत अन्य खेलों पर ऑनलाइन बेटिंग कराता है। ग्राहकों को पहले आईडी दिलवाई जाती थी और कॉइन रिचार्ज कराने के नाम पर उनसे ऑनलाइन भुगतान लिया जाता था। सट्टे में जीतने वाले ग्राहकों को राशि वापस दी जाती थी, जबकि हारने वालों से मिली रकम का 50% हिस्सा मयंक और उसके साथी रखते थे।
तथा बाकी रकम नवल किशोर शर्मा को दी जाती थी। पुलिस ने आरोपी मयंक सिंह रत्नावत को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच हाथीपोल थाना अधिकारी को सौंपी गई है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक ने साफ किया है कि जिले में साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टा और अवैध जुआ व अन्य संगठित अपराधों के खिलाफ कार्रवाई और तेज की जाएगी। आमजन से भी अपील की गई है कि इस प्रकार की गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। उदयपुर से लेकर चित्तौड़गढ़ तक भक्ति और समर्पण का अनूठा नजारा देखने को मिला, जहां विप्र महासेना के युवाओं ने 130 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा पूरी कर दी। यह यात्रा उदयपुर के पानेरियों की मादड़ी दाई पेमा माता मंदिर से शुरू होकर सावरिया सेठ, कालिका माता और बाण माता मंदिर तक पहुंची। खास बात ये रही कि यात्रा के दौरान जगह जगह समाज और स्थानीय संगठनों ने इन श्रद्धालुओं का भव्य स्वागत किया। पैदल यात्रियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार के सफल कार्यकाल और प्रदेश की समृद्धि की कामना भी की। आइए देखते हैं इस ऐतिहासिक पैदल यात्रा की पूरी रिपोर्ट। उदयपुर जिले के पानेरियों की मादड़ी दाई पेमा माता मंदिर से रवाना होकर विप्र महासेना के युवाओं ने 130 किलोमीटर लंबी भक्ति यात्रा पूरी की। यह पैदल यात्रा सावरिया सेठ और चित्तौड़गढ़ स्थित कालिका माता और बाण माता मंदिर तक पहुंची। यात्रा को प्रमोद सामर, गजपाल शक्तावत, पंकज बोराना, देवीलाल सालवी और अन्य गण्यमान्य जनों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पैदल यात्रा का मकसद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 18 माह पूरे हुए सफल कार्यकाल के दौरान आभार जताना और प्रदेश में खुशहाली की कामना करना रहा। यात्रा के दौरान सुंदरवास, प्रतापनगर, देवारी, भटेवर, मेनार, वाना, मंगलवाड़ और मंडफिया जैसे स्थानों पर समाजजनों और संगठनों ने यात्रियों का भव्य स्वागत किया। कहीं फूल बरसाए गए तो कहीं जलपान की व्यवस्था की गई। मंडफिया सावरिया जी मंदिर में पैदल यात्रियों ने विशेष दर्शन किए और 72 ग्राम की चांदी की बांसुरी भेंट की। वहीं चित्तौड़गढ़ पहुंचकर कालिका माता को तलवार और बाण माता को त्रिशूल अर्पित किए गए। चित्तौड़गढ़ में राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हेमंत जोशी और लोकेश मेनारिया समेत कई सामाजिक संगठनों ने भी यात्रियों का स्वागत किया। यात्रा संयोजक राजेश मेनारिया के नेतृत्व में 50 से अधिक युवाओं ने इस पैदल यात्रा में हिस्सा लिया, जिनमें गजेंद्र मेनारिया, चेतन मेनारिया, पवन मेनारिया, हेमेंद्र कुमार, सुनील मेनारिया समेत अनेक कार्यकर्ता शामिल रहे। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। राजसमंद के मजेरा में आधी रात चोरों का आतंक, लाखों का सामान पार, पूरे क्षेत्र में मचा हड़कंप। उदयपुर की झीलों की खूबसूरती के बीच खतरा, फतेह सागर ओवरफ्लो पर रील बनाने का जुनून, युवक युवतियां जान जोखिम में डालकर कर रहे स्टंट। उदयपुर सेक्टर 9 में कचरा डैम्पों की लापरवाही से लोग परेशान, निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।